नमस्कार। विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम में आज हमारी परिचर्चा का विषय है हिंदी भाषा का उत्सव, शब्दों से संस्कृति तक। और इस विशेष परिचर्चा में हमारे साथ भाग लेने के लिए उपस्थित हैं भाषाविद डॉक्टर मुनीराम सकलानी, साहित्यकार श्री दिनेश चमोला और संपादक रजनीश त्रिवेदी जी। सकलानी जी, चमोला जी और त्रिवेदी जी, आप तीनों का इस विशेष मंच पर, इस विशेष संस्करण में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। बातचीत की शुरुआत डॉक्टर सकलानी मैं आपसे करता हूँ जी। और आपसे सबसे पहले हम और हमारे दर्शक यही जानना चाहेंगे कि हिंदी की अब तक की जो समग्र यात्रा है जी उसको आप किस रूप में देखते हैं? जी हिंदी भाषा की जो यात्रा है ये सुदीर्घकालीन यात्रा है। जी। हिंदी भाषा का उद्भव प्राचीन भारतीय आर्य भाषा से हुआ जी। और इसका इतिहास वैदिक युग से शुरू होता है। वैदिक युग से, वैदिक संस्कृत से लेकर पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और जो आधुनिक काल में हिंदी अभिव्यक्त है वो चलती है। जी। इसकी यात्रा में इसको विभिन्न पड़ावों से गुजरना पड़ा और आप जानते हैं कि पहले जो हिंदी का विकास हुआ, पहले आदिकाल हुआ, फिर भक्ति काल हुआ, फिर आधुनिक काल। आदिकाल में विशेषकर मुगलों का शासन था तो उस समय हिंदू राजाओं की प्रशंसा में वीर रस की कविताएं होती थी, पृथ्वीराज राजो इत्यादि ने। इसके बाद जो भक्ति काल आया उसमें रसखान है, सूरदास है, तुलसीदास, उन्होंने अपनी रचना की, रहीम, रसखान आदि। और जो आधुनिक काल जो आता है उसमें विशेष खड़ी बोली का विकास। हिंदी मूलतः सौरसेनी अपभ्रंश से आगे बढ़ी है और 18वीं शताब्दी के बाद खड़ी बोली से इसका आधार बना, क्योंकि उस समय मुगल चले गए, अंग्रेजों का शासन हुआ। युद्ध में हिंदी की महत्ता समझी। डॉक्टर गिलक्रास्ट ने जो है खुद कलकत्ता में जो है एक फोर्ट विलियम कॉलेज खोला, उसमें सदल मिश्र, लालू लाल जी, तो मैं तुमको हिंदी का महत्व आगे बढ़ाया जिससे अंग्रेज लोग भी हिंदी समझ सके और हिंदी की जो विकास यात्रा धीरे धीरे बढ़ती गई। 18वीं शताब्दी के बाद हिंदी समाचार पत्रों में, प्रेस में, समाचार पत्रों में और विशेषकर इसमें कविता, कहानी, नाटक, उपन्यास, रेखा चित्र, आत्मकथा बहुत आगे बढ़ने लगी। चाहे वो भारतीय युग से जो शुरू हुई थी हिंदी का विकास, उसके बाद द्विवेदी युग के साथ साथ जो है महावीर द्विवेदी जी ने, फिर प्रेमचंद ने जो उपन्यास लिखे और फिर जो छायावाद युग थे पंत जी, निराला जी, महादेव पर, उससे उसका विकास हुआ और धीरे धीरे यही खड़ी बोली आज जो है भारतवर्ष की राजभाषा का उसको स्थान दिया गया। कितनी, क्योंकि पहले एक बोली थी खड़ी बोली और जब उसमें काफ़ी साहित्य लिखा जाना लगा, उसका सांस्कृतिक आधार बढ़ने लगा, तो भारत सरकार ने उसको संविधान के अनुच्छेद 343(a) के अंतर्गत उसको राजभाषा का दर्जा मिला। तो आज हिंदी हर क्षेत्र में, आज केवल एक साहित्य में नहीं, बोलचाल में नहीं, बल्कि प्रशासन में, विज्ञान में, ज्ञान विज्ञान में, कला में और आयुर्वेद में, सब क्षेत्रों में, विज्ञान आदि क्षेत्रों में, वैदिक क्षेत्रों में एक बाजार की भाषा हिंदी बन गई और आज ये विश्व मंच पर मुखरित हो रही है। जहाँ तक इसकी देवनागरी लिपि है, आप जानते हैं कि डॉक्टर ग्रेशन एक अंग्रेज थे, उन्होंने खुद सर्वे किया और उन्होंने कहा, उन्होंने किताब लिखी दी सर्वे ऑफ इंडिया, लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, भारत का भाषा वैज्ञानिक अध्ययन सर्वेक्षण किया और उसमें उन्होंने पाया कि हिंदी की जो लिपि है देवनागरी लिपि, वो संसार की सबसे अधिक वैज्ञानिक और तकनीकी लिपि है। क्या बात। तो इस हिसाब से हिंदी जो है आज विश्व स्तर पर मुखरित हो रही है। संसार के 170 से अधिक विश्वविद्यालय में हिंदी पढ़ाई जा रही है। मॉरिशस हुआ, गुयाना हुआ, त्रिनाड हुआ और सुरीनाम, इन देशों में तो द्वितीय भाषा के रूप में पढ़ रही है। तो निश्चित रूप से हिंदी की जो यात्रा है ये शुरू से होकर वैदिक युग से होकर आज जो है 18वीं शताब्दी, 21-22 ये जो शताब्दी चली, इसमें भी हिंदी का विकास, हर क्षेत्र में हिंदी आगे बढ़ रही है और भारत सरकार भी इसके प्रचार प्रसार और भारत सरकार की राजभाषा नीति के क्रियान्वयन के लिए कार्य कर रही है। निश्चित रूप से हमारी संस्कृति, कहते हैं कि किसी भाषा की अस्मिता उसकी संस्कृति पे होती है, उसके गौरव पे होती है। तो ये हमारी एक संस्कृति को आगे बढ़ाने में काम करते हैं। संस्कृति मतलब हमारे परिनिष्ठ बना रही है हमारी भाषा को, हमारी संस्कृति में कला, साहित्य, जितनी भी है, संगीत, कला, ये सभी जो है इसको आगे बढ़ रहे हैं और निश्चित रूप से ये राष्ट्रीय एकता की कड़ी है और भारतीय संस्कृति को ये आगे बढ़ा रही है। जी डॉक्टर सकलानी जी, आपके इस प्राथमिक वक्तव्य में जी बहुत कम समय में आपने हिंदी की जो समग्र यात्रा का पूरा खाका हमारे सामने, हमारे दर्शकों के सामने खींचा। जी। उससे ये जानने की भी उत्सुकता जगी कि वो जो पूरा एक
समय के कालखंड के हिसाब से एक अध्ययन है, जी उस पर एक विस्तृत चर्चा अलग से होनी चाहिए। बहरहाल डॉक्टर चमोला, अभी जैसे सकलानी जी कह रहे थे कि एक वो आपने पुरातन काल से और आधुनिक काल तक की हिंदी की समग्र यात्रा का जो एक पूरा खाका हमारे सामने खींचा, क्या डॉक्टर चमोला आपको लगता है कि समय के साथ हमारी जो सामाजिक आर्थिक परिस्थितियां हैं उनके साथ भाषा भी परिवर्तित होती है, उसका विन्यास, उसका साहित्य, यहाँ तक कि उसकी लय ताल, उसमें भी कोई परिवर्तन आता है? और अगर आता है तो ये किस रूप में आता है, आप इसको कैसे महसूस करते हैं? बिल्कुल नौटियाल जी, जी, शब्द भाषा को मैं एक यात्री की तरह मानता हूँ। क्या बात है। भाषा भी एक यात्रा है जो अनुभूति से लेकर अभिव्यक्ति तक का जो उसका ऊर्ध्वमुखी स्वरूप है। अब वहाँ से हम चलते हैं, आपने प्राकृत की बात की, शब्द किस तरह से यात्रा करते हैं। पाली भाषा में एक शब्द ग्राम दारकों आता है, तो संभवतः संस्कृत में वो ग्राम दारक कह रहा होगा, जिसको हिंदी में हमने गंवार कह दिया, अच्छा, जिसको बंगला में गंयार कह दिया, जिसको गुजराती में गमार कह दिया। तो शब्द और अनुभूति चलती रहती है, क्योंकि जो साहित्यकार है, जो साहित्य है, अपना जो रॉ मटेरियल है, जो कच्ची सामग्री वो समाज से लेती है। तो जहाँ जैसी बयार बह रही है, उस तरह की खुशबू, उस तरह का सौरभ, उस तरह का पराग उस साहित्य में आता है। जी, माने वहाँ से चलते चलते कहीं ब्रज भाषा है, कहीं उधो मन न भये 10-20, एक हुतो सो गयो श्याम सम को अपराधे ईश। जी, उधर तुलसी की तरफ ओर चलें कि ऐसो को उदार जग माही, बिनु सेवा जो द्रवे दीन पर राम सरिस को नाई। माने तुलसी जो स्वयं, उनको पूछा कि नाम क्या है आपका, तो राम को गुलाम नाम, राम बोला राख्यो नाम, काम यह है नाम द्वय हूँ कब हूँ जपत हूँ। क्या बात है, बहुत सुंदर। तो वो बच्चा जिसको न माँ का पता है न पिता का पता है, तो वो संस्कृति और शब्द की जो संवाहिका, जो भावना है, वो कह रहा है कि मात पिता जग जाई तजो, विधि हो न लिखो कुछ भाल भलाई। क्या बात है। तो शब्द एक यात्री होता है। बहुत और आप देख रहे हैं कि क्योंकि हमारा विज्ञान, हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार, हमारी परंपरा, हमारे मूल्य, हमारे आदर्श, हमारा चरित्र, चारों ओर से जो है, माने अंग्रेजी की तरफ यदि हम चलें, हमने कहा कि हमारे पास एक शब्द है रिफाइनिंग, एक शब्द है अमेंडमेंट, एक शब्द है मॉडिफिकेशन, रेक्टिफिकेशन। अब हिंदी में आप कह रहे हैं कि शब्द बदलते हैं, और वो बदलते हुए परिवेश के साथ साहित्य भी आता है। एक है परिशोधन है, एक संशोधन है, एक आशोधन है, एक शुद्धिकरण है, एक परिष्करण है। क्या बात है। अब रिफाइनिंग पूरी तरह से टेक्निकल टर्म है, वैज्ञानिक शब्द है, त्रिवेदी जानते हैं, लेकिन अब हमने उसको परिष्करण को साहित्य में ले लिया है, परिमार्जन ले लिया है। तो उसी तरह से शब्द अपनी यात्रा करता है। और चलते चलते, माने अगर खड़ी बोली का, अभी आपने डॉक्टर साहब ने कहा खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य 1925 है जी, वहाँ कालिदास के मेघदूत से करें कि जातम वंशे भुवन विदिते पुष्करावर्त का नाम, या गंतव्याते वसतिदल का नाम यक्षेश्वरा नाम है। वही अनुगुण जो है भाषा की, शब्दावली की, वो खुशबू, वो सौरभ, वो पराग आ रहा है कि जाता कोई जलद यदि हो, सावन का महीना है या जून की तपन है, और खेतों में कृषक ललनाएं काम कर रही हैं। हवा, क्योंकि राधा उसको भेज रही है, राधा एक महिला है, एक नारी हृदय है, और सोच रही है कि पहाड़ में जब जाएगी, मेरी माँ वहाँ खेतों में काम कर रही होगी, ऐसे खेत में जिसके ऊपर कोई छाया नहीं है, पेड़ नहीं है, हैं? जो ही मेरा भवन तज तू अल्प आगे बढ़ेगी, कि जाता कोई जलद यदि हो व्योम में, तो उसे ला छाया द्वारा सुखित करना तप्त भूतांगना को। वो जो मेरी माँ है। तो उसी तरह से माने शब्द किस तरह से यात्रा करते हैं, करते करते महाप्राण निराला तक आते हैं। शब्द भाव वही है, बात वही है। और वो कह रहे हैं कि मैं अकेला
देखता हूँ ढल रही मेरे दिवस की सांध्य बेला, सांध्य बेला। मैं अकेला। पके आधे बाल मेरे हुए निष्प्रभ, गाल मेरे चाल मेरी मंद होती, आ रहा हट रहा मेला, मैं अकेला। आपने रिदम की बात की, जी जी ये अतुकांत कविता है। जी जी लेकिन अतुकांत होते हुए भी लयात्मकता बिल्कुल का है, जो बिल्कुल स्वर उसके भीतर उस मंदाकिनी की तरह गूंज रहा है। एक रिदम। तो भाषा तो ये समझिए कि माने इत्र है, क्या बात, ये खुशबू है, बहुत बढ़िया, ये बहुत सुंदर। अनएक्सप्लेनेबल है, Unexpected। इसकी व्याख्या नहीं हो सकती है। क्या बात है, ये जीवन की अनुभूति है, ये अंतरंगता है, ये आत्मीयता है, क्या बात हैं? कि पानी मतलब कृष्ण और सुदामा का जो मिलन है कि पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। जी। वो जो कविता है, वो जो साहित्य है, वो जो परिवर्तनशील, मतलब हमारा डिक्शन चेंज हो रहा है, हमारी वाक्य संरचना चेंज हो रही है, हमारी शब्दावली चेंज हो रही है, परिवर्तित हो रही है, लेकिन उसके भीतर का जो भाव तत्व है वो अपनी जगह बना है। हमने कहा है कि शब्द कैसे परिवर्तित, कभी शब्द अर्थ विस्तार करता है। तैल, जिसको आप तेल कहते हैं, हमारा मुख सुख हम बोलते हैं तो कभी कभी हमारा मुख छोटे बच्चे की तरह, जिस बच्चे को आप बोलना सिखाते हो कि इसको आग कहो, लेकिन वो आपकी शब्दावली नहीं करता, वो अपनी ही शब्दावली कॉइन गढ़ लेता है और उसको बू कर देता है। वो कर देता है, जी हैं? जी। तो तैल का मतलब था कि तिलहन से निकले हुए पदार्थ का जो भाग है वो तैल है। वो तैल है। लेकिन धीरे धीरे उसका अर्थ विस्तार हुआ। अब तैल को बोलने में असुविधा हो रही थी, इसलिए हमारे मुख सुख ने एक मात्रा उसकी उड़ा हटा दी, दी, हाँ। हैं? और उसको तेल कह दिया। आज तेल का मतलब केवल तिल का तेल नहीं है, सभी तेल सारे उसमें- तेल हैं। सारे तेल उसमें शामिल है। जी जी। तो उसका अर्थ विस्तार हो गया है। लेकिन दूसरी ओर हम देखें कि शब्द किस प्रकार भाषा बदलती है। मतलब माता सीता का हरण हो गया है और भगवान राम कह रहे हैं कि हे खग, हे मृग मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी। वहाँ खग और मृग दो शब्द हैं। वहाँ खग और मृग, जैसे हमारा कार्यक्रम विशेष है, वहाँ विशेष संदर्भों में थे। खग का मतलब था कि जो पंखधारी हाँ, है, पंखधारी है। और मृग का और मतलब मृग का मतलब जो चतुष्पदी हैं, हाँ, चौपाए हैं। चौपाए हैं। लेकिन धीरे 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 वो सारे चौपाए खत्म हो गया। मृग का मतलब हिरण, कस्तूरी मृग, जी जी। उस पर केंद्रित हो गया। डॉक्टर चौमोला, मैंने कहा नहीं कि मैं माफ़ी चाहूँगा कि आप जितने सुंदर प्रभाव में आ गए थे, मन तो नहीं कर रहा था कि मैं बीच में हस्तक्षेप करूं, लेकिन फिर मैं आपके पास आऊं। उससे पहले रजनीश त्रिवेदी जी के पास मैं इस सवाल के साथ जाऊंगा कि आप हमारा एक बहुत समय, हमारे समय का बहुत महत्वपूर्ण एक साहित्यिक अखबार है, उसके भी संपादक हैं। प्रकाशन की जो स्थिति है, जैसे अभी डॉक्टर सकलानी से और डॉक्टर चमोला से बात हुई, तो एक बहुत एक उम्मीदों से भरा हुआ परिवेश और पूरा लगा कि हिंदी की बहुत सुंदर स्थिति है। लेकिन बतौर प्रकाशक जो हमारी किताबें आ रही हैं, जो पत्र पत्रिकाएं हैं, उनकी क्या स्थिति है, और बतौर संपादक आपके व्यक्तिगत अनुभव क्या हैं? ये जो पाठकीयता का भी एक बहुत बड़ा संकट मोबाइल के इस दौर में आ रहा है, इसको कैसे देखते हैं? नोटियाल जी, भाषा तो एक बहती हुई नदी है जी। जिस प्रकार नदी बहती हुई चलती रहती है और संस्कृतियों का निर्माण भी नदी के किनारे ही होता है, जी वैसे ही भाषा भी नदी की तरह से बहते हुए जी जन परिवेश के अनुसार बदलती रहती है। जी और जो लेखक होता है वो उन संस्कृतियों के अनुसार, उस भाषा के अनुसार और शब्दों के अनुसार अपना लेखन करता है। बिल्कुल ठीक है। और हर लेखन की आकांक्षा होती है कि उसकी पुस्तकें छपें, उसकी कृतियाँ समाज में आएँ। जी जो आज का संदर्भ है, जो आपने प्रश्न किया, जी तो मैं कह सकता हूँ कि प्रकाशन की दृष्टि से जी। बहुत ही प्रशंसनीय समय है, अच्छा। बहुत ही अच्छा है। क्योंकि प्रकाशन, जी आपने प्रकाशन की बात की है, जी तो प्रकाशन में तो प्रतिस्पर्धा चल रही है इस समय। जी लिखने की तो चल ही रही है, जी लेकिन कौन अपनी कितनी किताबें छपवा सकता है, उसमें भी एक कंपटीशन चल रहा है। जी जब हम विश्व पुस्तक मेला में गए अभी पिछले दिनों फरवरी में, जी तो मैंने देखा कि विविध भाषा की पुस्तकों के बीच में जो हिंदी की पुस्तकें हैं बहुतायत में दिखाई पड़ी वहाँ पर। जी और सिर्फ दिखाई ही नहीं पड़ी, लोगों का ध्यान भी आकृष्ट कर रही थी और लोग बड़ी संख्या में उनमें रुचि ले रहे थे। जी तो प्रकाशन तो बहुत है। जी। मुख्य चीज़ है कि वो प्रकाशन का पढ़ने वाला कौन है। असली बात वही है, जिस तरफ दर्शक की तरह से देखना अलग बात है,
जैसे आप बाज़ार में जाते हैं, किसी दुकान में घुस गए, 10 चीज़ें उल्टी पुल्टी और लौट के बाहर आ गए। जी तो वैसे ही पुस्तकों के लिए आप देखते हैं वहाँ, लेकिन खरीदने के नाम पर जो बहुत कम लोग के हाथ में वो पुस्तक होती है। जी पाठक जैसा पहले था कि वो पुस्तकें ढूंढकर खरीदता था, जी जी आज वो स्थिति नहीं है। जी। पाठक खरीदता नहीं है, देखता है। बहुत और बड़ी बात आप प्रकाशक कह की रहे हैं। और लेखक की जो परेशानी है वो यही है कि पुस्तक लोगों के बीच में जाए कैसे। उसी का परिणाम है कि आज लेखक खुद अपनी किताब का प्रचार करता घूमता है। बिल्कुल ठीक है। आप देखिए कहीं पर भी वो अपनी पुस्तकों का प्रचार करता है, जी। वो पुस्तक कहाँ मिल सकती है इसका भी प्रचार करता है। जी। आप पहले का देखिए, पंत प्रसाद निराला जी की कभी उन्होंने अपनी किताब की चर्चा नहीं की होगी, कभी नहीं की, कि मेरी कभी छप रही नहीं। जी। है। आज बताना पड़ता है जी। कि मेरी इतनी किताबें छप गई हैं और आगामी पुस्तक फरवरी तक, मार्च में, जून जुलाई में आ रही जी। है, आप उसे देखिएगा। बिल्कुल ठीक है। तो प्रकाशन तो बहुत बढ़िया है जी उसकी दृष्टि से। जी त्रिवेदी जी, ये जो आपकी चिंता बिल्कुल जायज़ है, और इसीलिए ये सवाल के साथ में आपके, क्योंकि आप रोज़ उस स्थिति को, उसका सामना कर रहे हैं, पाठकीयता का जो संकट है। लेकिन आज भी ख़ासकर जो हमारी ऑनलाइन माध्यम हैं, इन पे हम देखते हैं तो अमूमन किताबें मंगाई जा रही हैं, और जो सुधी पाठक हैं, जो गंभीर पाठक हैं, वो किताबें पढ़ ही रहे हैं। ज़रूर ये आपका सही आरोप है कि हम लोग टटोलते ज़्यादा हैं, ख़रीदते कम हैं, और हिंदी पट्टी में ये संकट कुछ ज़्यादा है, ये भी स्वीकार करना पड़ेगा। बहरहाल डॉक्टर सकलानी, आपके पास अब मैं इस सवाल के साथ आ रहा हूँ कि आप हमारी जो भाषा और ख़ासकर हिंदी का जो प्रचार वाला आयोजन रहा, उससे लगातार जुड़े रहे। किसी भाषा को गति देने के लिए, उसको विस्तार देने के लिए बहुत सारे माध्यम हैं, जिनमें फिल्में हैं, संगीत है, नाटक हैं, किताबें तो हैं ही, अखबार हैं। आपका क्या अनुभव है, अगर हम हिंदी के और हिंदी भाषा के और इसके पूरे कलेवर और फ्लेवर को ध्यान में रखते हुए अगर बात करें जी, तो कौन सा सबसे कारगर माध्यम रहा जिसने हिंदी को पूरे भारतीय पटल पर विस्तार देने में सबसे ज़्यादा भूमिका निभाई? जहाँ तक हिंदी के प्रचार प्रसार की बात है, तो सबसे पहले तो कि राजकीय संरक्षण मिलना जरूरी है उस भाषा को। जी ठीक है जी। दूसरा, हिंदी का जो प्रचार प्रसार हुआ धीरे धीरे फिल्मों के माध्यम से, दूरदर्शन है, आकाशवाणी, आप देखते हैं पहले जो रामायण महाभारत आते साउथ में, जबकि पहले ये कहा जाता है कि हिंदी का विरोध है, लेकिन भले अब ना हो, लेकिन वो जब रामायण जो है हिंदी में आया तो लोग जो हैं बिल्कुल भागे भागे अपना समय निकाल कर थे। तो फिल्मों का भी महत्वपूर्ण, चलचित्र फिल्म का भी है। इसके बाद जो है दूरदर्शन, आकाशवाणी तो एक प्रचार का माध्यम ही। विश्वविद्यालय भी हैं, विश्वविद्यालय में अब शोध कार्य हिंदी में हो रहा है। और सरकार भी, अभी जो राज्य सरकारें वहाँ अकादमियाँ शुरू की है, मैंने देखा, जैसे मैं यहाँ उत्तराखंड में उत्तराखंड हिंदी अकादमी थी, भाषा संघ, हर राज्य में अपनी अकादमी है, अकादमियों के माध्यम से भी जो है वो कर रहे हैं। साथ साथ जो संविधान की अष्टम अनुसूची हैं 22 भाषाओं, उसमें तो हिंदी तो है ही, लेकिन और भाषाओं का भी विकास कर रही भारत सरकार। और साथ साथ जो हैं, जो इतने समाचार पत्र, महत्वपूर्ण चीज़ है। अब आप देखिए कि अंग्रेजी की तुलना में हिंदी के इतने ज़्यादा समाचार पत्र छप रहे हैं, बिल्कुल, कि आज जो है पूरे देश में हिंदी के समाचार पत्र, दैनिक जागरण, अमर उजाला, समाचार पत्रों के माध्यम से भी हिंदी आगे बढ़ रही है। और साथ साथ जो हमारे स्कूलों में जो हिंदी पढ़ाई जाती है, क्योंकि जो अभी नई शिक्षा नीति 2020 है, उसमें भी हिंदी को एक मातृभाषा के रूप में, पहले तो ये कि हर राज्य में एक भाषा के रूप में पढ़ाया जाए, तो सरकारी अगर संरक्षण मिलता है किसी भाषा को तो उसका भी विकास होता है। और सरकार इसके लिए भी प्रयासरत है, चाहे भारत सरकार हो या हिंदी भाषी राज्यों की जितनी सरकारें हैं, वो हिंदी के प्रचार प्रसार और उसके साहित्य को बढ़ाने के लिए, हिंदी साहित्य तो बहुत पहले से ही कबीर तुलसी से आगे बढ़ रहा है, लेकिन जहाँ तक भाषा की बात है, भाषा के लिए भारत सरकार के हर राज्य अपने अपना अकादमियाँ खोल रहा है। और हमारे अच्छे अच्छे हिंदी के पुस्तकालय हैं, उनसे भी बच्चे हिंदी के पुस्तकें पढ़ते हैं। चाहे हिंदी साहित्य के क्षेत्र में नाटक है, रिपोर्ट आ जाए, हर विस्तार क्षेत्र जितनी भी विधाओं आगे बढ़ रहे हैं। आज इंटरनेट में आप देखिए, आप मेल जो है SMS हिंदी में दे सकते हैं, चाहे ट्विटर हो, फेसबुक हो, तो अधिकांश आप कहाँ अंग्रेजी दिखती है। तो ऐसा नहीं है, हिंदी का प्रचार प्रसार बढ़ ही रहा है, और निश्चित रूप से ये विश्व मंच पर मुखरित होगी। आज संसार की तृतीय भाषा है, और ये भी है कि ये द्वितीय भाषा का स्थान प्राप्त करेगी। तो निश्चित रूप से हिंदी का भविष्य उज्जवल है। जी डॉक्टर सकलानी, ये सवाल लेकर मैं आपके पास इसलिए आया था, और डॉक्टर चमोला और त्रिवेदी जी
मेरी बात से इत्तेफाक रखेंगे कि जब हम भाषा के विस्तार के माध्यमों पर चर्चा करते हैं तो ये ठीक है कि सरकार तो योजना बनाती है, लेकिन समाज की क्या भूमिका है, और इस मामले में जब हम सामाजिक भूमिका की चर्चा करते हैं जी तो हिंदी फिल्मों का और हिंदी संगीत का जो योगदान है उसके लिए हमको पूरे फिल्म जगत का और संगीत जगत का आभारी होना चाहिए कि उन्होंने उस भाषा को, दक्षिण भारत में भी अगर आप जाएंगे तो लोग पहले से ही वहाँ पर भी हिंदी फिल्में भले वो डब होके आई डब, लेकिन या अपने ओरिजिनल उसमें आई हों, तो फिल्मों का और उसका और जो आपने ये, अब तो हमारे पास और भी माध्यम हो गए, दूरदर्शन और आकाशवाणी तो पूरे देश भर में रहे ही, तो इसलिए ये सवाल मैं आपके पास लेकर आया था। डॉक्टर चमोला, आपका पूरा एक तरह से वैश्विक पटल पर आप तमाम विमर्शों में शामिल रहते हैं और आपके विमर्श का विषय भी भाषा ही होती है। पिछले कुछ समय से हम देख रहे हैं कि जब अब हिंदी के गौरव और हिंदी की संस्कृति, और तो ये सवाल भी आता है कि हिंदी भी अपने आप में बहुत सारी भाषाओं से शब्द लेकर, उनके वाक्य विन्यास लेकर, व्याकरण लेकर एक परिपूर्ण और परिष्कृत भाषा बनी है। डॉक्टर चमोला, हम देखते हैं कि बहुत सारी भाषाएं जो हमारे भारतीय पट्टी में थी वो धीरे धीरे खोती चली जा रही हैं, और क्योंकि हम उत्तराखंड दूरदर्शन के मंच पर बात कर रहे हैं, और यूनेस्को की एक एटलस का आपको जानकारी होगी जिसमें उन्होंने गढ़वाली, कुमाऊनी, जौनसारी को भी डेंजर जोन की भाषा माना था। एक तो ये जो खतरा है इसको आप कैसे देखते हैं, और इस खतरे का क्या कोई दुष्प्रभाव आपकी हिंदी पर, चाहे वो साहित्य है चाहे भाषा का मामला है, उस पर भी आता है क्या? भाषा का संबंध अभी त्रिवेदी ने कहा था, ये एक महागंगा है जी जी। जैसे अक्षर अगर हमारे जो पहाड़ी नाले हैं, गदेरे हैं, छोटी छोटी गाड हैं, और उनसे मिलती हुई जो ये महागंगा है, तो हिंदी तो उस की तरह है कि जो भी उसके आंचल में आया, शरण में आया, आत्मीयता वसाया, अपनत्व वसाया, उसने उसको अपना लिया। बिल्कुल। और भाषाएं ज्यों खर्चे त्यों त्यों बढ़े, बिन खर्चे घटी जात। क्या बात! क्योंकि ये अनुप्रयोग की वस्तु है, ये उपदेश की वस्तु नहीं है, ये केवल परामर्श की वस्तु नहीं है जी। इसमें आपको जुतना पड़ेगा, जोतना और जुतना। जैसे खेत जो है बिना जुते और बिना जोते उर्वर नहीं हो सकता है, उसी तरह से एक लेखक को, एक रचनाकार को, एक पाठक को, एक दर्शक को, एक श्रोता को उस रूप में आना पड़ेगा। ये तो है, माने जिसको हम महागंगा कह रहे हैं, यदि वो गधेरा, वो घाट, वो नहर, वो पानी की छोटी नदी, ये सब अपना अपना अस्तित्व अगर अलग करने लग जाएंगे तो उसका जो वैराट्य है, उसकी जो विराट परंपरा है, उसकी जो विराट संस्कृति है, वो खतरे में तो पड़ेगी। बिल्कुल पड़ेगी जी। और आज ये हो रहा है, अभी आप बात कर रहे थे, मैं कहना चाह रहा था, एक दौर था कि माने साहित्यिक समाचार पत्रों का जो रविवारी परिशिष्ट होता था जी, उस काल में आपको याद होगा। बिल्कुल, हमने वहीं से शुरुआत की। ये हमारी, मुझे लग रहा है कि रचना धर्मिता का 45वां वर्ष है, और एक होड़ लगी रहती थी कि आज देश के सभी पत्रों में छपना है, रविवारी परिशिष्ट में, वो जागरण हो, अमर उजाला हो, दैनिक जागरण हो, हिंदुस्तान हो, है? और उसकी पठनीयता इतनी थी कि मैं अपने विद्यार्थी काल को याद करता हूँ, मैं उस हॉकर को कहता था कि मेरे यहाँ 13 अखबार डालना, एक अखबार तो पूरा डालना, और 12 के रविवारी ये पृष्ठ डालना, पैसे पूरे ले लेना जी जी, क्योंकि और मैं पढ़ नहीं सकता, लेकिन साहित्य मेरा प्राण है। तो वो जो चीज़ है, ये पठनीयता का संकट, धीरे धीरे पठनीयता कम हो रही है, लेकिन उर्वरता, अगर खुशबू होगी, अगर सुगंध होगी, अगर उसमें मैजिक होगा, अगर उसमें आकर्षण होगा, सम्मोहन होगा, तो कभी ना कभी, क्योंकि ये जो पुस्तक संस्कृति है, अपने आप में आकाशवाणी का बहुत बड़ा योगदान है। बिल्कुल है। साहित्य के संवर्धन में कितने कवि बना दिए हैं जी जी, बिल्कुल। और कितनी बड़ी विराट परंपरा है, माने अगर एक अलग अध्याय इसका लिखा जाए तो कितना महाग्रंथ हो जाएगा जी। उसके अलावा जो है, माने हमें प्रयोग करते रहना है, क्योंकि जब भी भाषा छूटेगी तो उसका अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। आपने यूनेस्को की बात की, उन्होंने कहा कि 50 वर्षों में लगभग 200 भाषाएं लुप्त प्राय मृत्यु के कगार पर चली गई हैं, और 197 और हैं। अच्छा, जो लुप्त होने ये खतरा मंडरा रहा है।
और आज स्थिति ये है कि मतलब हम, क्योंकि भाषा बचेगी कैसे, आज कुछ ऐसे पारिभाषिक शब्द हैं, क्योंकि भाषा के दो रूप हैं, एक आनंद मूलक है, एक प्रयोजन मूलक है। आनंद मूलक का मतलब हम आनंद के लिए पढ़ रहे हैं। ठीक है। आप शिक्षा शास्त्र के विद्यार्थी हैं या नहीं, आप हिंदी साहित्य के विद्यार्थी हैं या नहीं, लेकिन आपको गोदान अच्छा लगता है, हैं? आपको नाचो बहुत गोपाल, ये दिल्ली कितनी दूर है, दिल्ली बहुत दूर है, या इस तरह का। लेकिन एक प्रयोजन मूलक हिंदी है। आज आपकी हिंदी फंक्शनल है। आज आप अपनी हिंदी अपने चिंतन से, अपने लेखन से, अपने प्रतिभा से, अपने कृतित्व से अर्जन भी कर सकते हैं और भाषाओं का भला भी कर सकते हैं। बिल्कुल। तो इसके लिए मित्रों ऐसा है कि मेरा मानना ये है कि क्योंकि जो इसकी मुद्रण संस्कृति है, उसका मुद्रण स्वरूप जो है, पुस्तकों का जो स्वरूप है, उसकी पठनीयता भले ही कम होगी, लेकिन स्थायित्व तो उसी में है। जब भी हमें कभी जरूरत पड़ेगी, तो कभी कभी हमारा ये सब बचाया हुआ जितना भी यूट्यूब ये है, एन मौके पर नहीं मिलता, लेकिन पुस्तक हमारे घर में होगी। बिल्कुल। और ऑथेंटिक सोर्स वही माना जाता है। जी। तो इसलिए पुस्तकों को खरीदने की, उसको सहेजने की आज स्थिति ये होगी कि बहुत शॉर्टकट, वो कह रहे हैं कि आप संक्षेप में बताइए, समय कम है। अब गोदान जितना है उसको पढ़ना तो पड़ेगा ना। बिल्कुल पढ़ना पड़ेगा। अब इसको मतलब 15 मिनट में तो नहीं बता सकते। तो आज अध्यापक या विद्यार्थी या दर्शक या श्रोता बहुत शॉर्टकट में है। और पूरी दुनिया का संकट। महादेवी कहती है कि तू जल जल जितना होता क्षय, साहित्य तो जलना है, इस जीवन को जलाना है। हमारी कविता है कि मैं शब्दों का व्यापारी हूँ, शब्द बाग में रहता हूँ, भावों का मोम जगत को दे स्वयं आग में रहता हूँ। क्या बात है, भावों का मोम जगत को दे स्वयं आग में। तो ये तो तप है, और इसमें शॉर्टकट नहीं है। शॉर्टकट नहीं है। हाँ, लेकिन क्योंकि तब तक आजकल शॉर्टकट ज्यादा चल रहा है। आपकी अनुभूति और अभिव्यक्ति के वृक्ष पर कविता का, रचना का, उपन्यास का, कहानी का अच्छा शाश्वत फल लग ही नहीं सकता। सही है। और पक भी नहीं सकता जी। जब तक उसमें साधना की खाद पानी नहीं है। जी। तो ये बहुत आवश्यक है। हमारे बच्चे, हमारे पाठक, हमारे युवा विशेषकर शॉर्टकट नहीं। ज्ञान के लिए वो जो बीच की जो पगडंडी थी हमारे, वो जो बैंड है, आपका बैंड, वो सन बैंड, जी जी जी, है, आपके घर के ऊपर वाला बैंड, जी बिल्कुल, वो बैंड आपको नापना पड़ेगा, क्योंकि वो बैंड आपको अनेक प्रकार की जैव विविधता का ज्ञान परिमार्जन दे रहा है। आपको वहाँ की खुशबू, वहाँ की प्रकृति, वहाँ की सनातन परंपरा है। और हम सबको कट करते हुए चले जाएंगे तो नहीं होगा। बिल्कुल, गहराई से साहित्य में उतरना पड़ेगा। और अगर जितना गहरे आप डूबेंगे उतनी लंबी दीर्घगामी आपका साहित्य होगा। आज नहीं तो कल कोई ना कोई पहचानेगा। बिल्कुल, कोई ऐसा व्यक्ति। डॉक्टर चमुला, जिस सन बैंड के आप बात कर रहे हैं, वो बिल्कुल वास्तव में बहुत बड़ा बैंड था, और अब उसको कुछ सीढ़ियों से नापा जा सकता है, क्योंकि वो सीढ़ियाँ बन गई हैं। तो क्यों आप इतना बड़ा। तो बहरहाल ये है साहित्य में और पठनीयता में खासकर, और हमारे पास जो संसाधन आ गए हैं उनमें ये चीज़ ज़्यादा। लेकिन रजनीश त्रिवेदी जी, डॉक्टर दिनेश चमोला ने जिस तरफ हमारा ध्यान खींचा, और ये बिल्कुल सही बात है कि हमारी पीढ़ी के जितने लेखक, साहित्यकार, पत्रकार बने हैं, वो अखबारों का वही रविवारीय परिशिष्ट पढ़ के उनको, तब हमारे पास ऐसी लाइब्रेरीज भी नहीं थी, इस तरह के संसाधन भी नहीं थे, लेकिन वो एक बहुत बड़ा माध्यम होता था। और पिछले खासकर डॉक्टर चमोला और डॉक्टर सकलानी, खासकर 2 दशक में, 3 दशक में हमने देखा कि तेजी से वो रविवारी परिशिष्ट बंद हो गए हैं। अखबारों में कविता, कहानी, रिपोर्टाज, इनके लिए कोई स्पेस ही नहीं बचा है। और जब आपकी तरफ से हमारे पास नवोदित प्रवाह आता है, एक टैबलॉइड अखबार जो आप निकालते हैं, तो उस अखबार को पढ़ के ये लगता है कि यार नहीं, इसकी प्रति तो ये तो रख दो भाई, अब कितने अखबार रखेंगे आप, पर आपको फेंकने का मन नहीं करता आपको उसको। ये जो साहित्यिक पत्रकारिता के साथ संकट आया है, इसको आप कैसे देखते हैं, और असली वजह क्या है? क्या केवल बाजार ही एक विषय है, या लोगों ने साहित्य से बिल्कुल ही अपना मोह त्याग दिया है? कि वास्तव में बहुत बहुत ज्वलंत सवाल है ये जो डॉक्टर चमोला का है, कि कहीं अखबार में साहित्य है ही नहीं। क्या वजह है? नोटियाल जी, भारतेंदु मैगजीन से लेके और सरस्वती से लेके जो साहित्यिक पत्रकारिता की यात्रा आज तक पहुंची है, उसमें कोई कमी नहीं आई। लेकिन जो आपने दैनिक समाचार पत्रों में रविवासरी परिशिष्ट की बात कही है, तो उसका मुख्य कारण जो मैं समझ सका हूँ
जो प्रबंधन की पॉलिसी है, जो उनकी नीति है, उस नीति में साहित्य की प्राथमिकता खत्म हो रही है। जी दूसरा, पहले समाचार पत्रों में साहित्यकार, कवि जी होते थे जो उस पृष्ठ को, उस परिशिष्ट को देखते थे। कमलेश्वर जी रहे हों, विजय किशोर मानव जी रहे हों, इस तरह के कई नाम राजेंद्र हैं। माथुर अपने आप में राजेंद्र बड़े- माथुर जो नवभारत टाइम्स, तो इस तरह के जब साहित्यकार, विद्यानिवास मिश्र, अज्ञेय जी, ये लोग थे, तो उन्होंने साहित्य को उठाया, उसको प्राथमिकता दी और रविवासरी परिशिष्ट यथावत बने रहे। लेकिन क्या हुआ, अब समाचार पत्रों का ध्यान मार्केट में है, बाजार की तरफ है। विज्ञापन। वो साहित्य को नहीं, वो देख रहे हैं कि इसको कैसे बेचा जाए। और जब बेचने की बात आती है तो उनको मार्केट में जाना पड़ता है कि उसका ग्राहक क्या मांग रहा है। तो स्वाभाविक है कि कुछ साहित्य की तरफ से लोग विमुख भी हुए हैं। पहले साहित्य की डिमांड होती थी, मांग होती थी। अब वो समाचार पत्रों में आपको जिस तरह के समाचार पढ़ने को मिल रहे हैं, या तो विज्ञापन हावी है उस पर, या दूसरी तरह के समाचार हावी हैं। और जिसको अपना जिन्स बेचना है, वो मार्केट की आकांक्षाओं को पूरा कर रहा है। जी जी तो जो साहित्य का परिशिष्ट गायब हो रहा है, हालांकि पूरी तरह से गायब नहीं, आज भी जनसत्ता है, हाँ हाँ नहीं है कुछ या हिंदी का ट्रिब्यून है, आता है। कुछ है, दैनिक जागरण और में दैनिक आता है। जागरण ने भी, अब पूरा तो नहीं, लेकिन अभी साहित्य का रखा है पूरा। जैसे पहले निकलता था उस तरह से नहीं है, लेकिन अभी जीवित रखा है और उसको बढ़ाए हुए है, जिसमें डॉक्टर बुद्धिनाथ मिश्र जी का गीत और पूरा स्तंभ चलते रहते हैं। जी 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 तो मेरा कहने का मतलब है कि साहित्यकार समाचार पत्रों से अलग हुए, या उनको अब रखा नहीं जा रहा, अब मैनेजर रखे जा रहे हैं, मार्केटिंग के लोग रखे जा रहे हैं, तो उनका साहित्य से कोई लेना देना नहीं है। और यही मुख्य कारण है कि साहित्यिक परिशिष्ट गायब हो रहे हैं। हाँ, लेकिन त्रिवेदी जी, बिल्कुल आपने तो बिल्कुल एक तरह से हमारे पास हमको सूत्र दे दिया है कि वजह क्या है। जी। ये ठीक बात है, लेकिन डॉक्टर चमुला और सकलानी जी और त्रिवेदी जी, आप भी स्वीकार करेंगे कि साहित्य की ऐसी स्थिति भी नहीं है। जब हम फेसबुक पर जाते हैं, ट्विटर पे जाते हैं, तमाम दूसरे, उनमें हम देखते हैं कि नए नए बच्चे बहुत सुंदर लिख रहे हैं। कविताएं इसका मतलब उनके अंदर वो प्यास तो है, साहित्य की डिमांड तो है, अब नहीं आ रहा है। मोटा माटी सकलानी जी, बहुत संक्षेप में 30 सेकंड में आपका ये जो परिस्थिति है भाषा और साहित्य, इसको पल्लवित करने के लिए आप कोई एक सूत्र क्या बताते हैं, क्या करना चाहिए? उसके लिए यही है कि बच्चे, हमें उनके अंदर एक साहित्यिक प्रतिभा को उजागर करने, खुद बच्चे पढ़ें, अच्छा साहित्य पढ़ें। ठीक है, इंटरनेट उसमें देखे जो भी साहित्य है वो पढ़ें, और साथ साथ जो हैं उसके विकास के लिए भी प्रयास करें। तो ज़रूर पहले तो पढ़ें बच्चे, और जब पढ़ें तो फिर आगे भी बढ़ रहे हैं, और अच्छी अच्छी कविताएं आ रही हैं बच्चों को भी, और एक साहित्यिक प्रतिभा उनकी उजागर हो रही है। जी जी, चमोला जी, क्या बने, बहुत अंधेरा तो नहीं है, हाँ, नहीं अंधेरा नहीं है, ऐसा पर नहीं है। थोड़ा बहुत उजाला है, तो इसको विस्तार देने जो के लिए। असली जो तत्काल सब कुछ चाहते हैं, फेसबुक आपको तत्काल रात रात में कवि और कवि से महाकवि बना सकता है। जी जी, लेकिन जो साहित्य की साधना के मार्ग से जो आएगा, वहाँ से जो अनुभूति मिलेगी, जो अभिव्यक्ति मिलेगी, तो एक तो तपना सीखें। तप करके जो आएंगे, निखर करके आएंगे, इस होड़ में न रहें कि उन्होंने इतनी लिख दी तो मैं इतना लिख दूंगा। समय लिखाएगा, समय अपनी बात आपको भेजेगा, और आपको विवश होना पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा। कमलेश्वर जी जिन दिनों मैंने शताधिक विद्वानों के साक्षात्कार किए, तो उनका साक्षात्कार ले रहा था, तो उन्होंने कहा कि मेरे भीतर पाकिस्तान सुलग रहा है। अब मैं नहीं समझा कि पाकिस्तान कैसे सुलग रहा है। तो हमने कहा मैं आपकी बात नहीं समझा। कहते मेरे भीतर एक जो है एक प्लॉट वो हो रहा है, और मैं उसको बस उसी पर आजकल जूझ रहा हूँ, और एक नासूर की तरह है वो। जिस दिन वो पक जाएगा, हाँ, अपने और आप पक कर जिस दिन वो हो जाएगा, तो वो कितने पाकिस्तान की भूमिका की पृष्ठभूमि थी। बिल्कुल बिल्कुल, मैं समझ गया तो वो एक प्रसव वेदना है, उस भावना को, उस अनुभूति को प्रसव की तरह धारण करना पड़ेगा। जी, और जिसमें इतना धैर्य हो, धीरे धीरे तो वो कभी मिट नहीं सकता। बिल्कुल। आप अब, लेकिन सवाल ये है कि ये वक्तव्य आपकी तरफ से आना तो बिल्कुल लाजमी है कि जो उस दौर के लोग और हमारी पीढ़ी के जो साहित्यकार हैं, उन्होंने जितना अपने आप को तपा करके, लेकिन आज स्थितियां थोड़ा अलग हैं। अब बीच का कोई रास्ता ज़रूर बनाना पड़ेगा। लेकिन बहरहाल ये इतना विराट विषय है। अब जब हम पूरी हिंदी भाषा पर बात करते हैं और अतीत से लेकर आज तक की चर्चा करते हैं, तो बहुत विराट विषय हो जाता है।
बहुत कम समय में इस पर बात करना दुष्कर भी था, लेकिन आप जैसे विद्वानों ने एक छोटे अंतराल में जितने पक्ष हमारे साथ सामने उद्घाटित किए हैं वो अपने आप में अद्भुत एक अनुभव रहा। डॉक्टर मुनीराम सकलानी, डॉक्टर दिनेश चमोला और रजनीश त्रिवेदी जी, आप तीनों विद्वानों का विशेष के इस मंच पर इतनी महत्वपूर्ण बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। ये था हमारा आज का विशेष का संस्करण। अगली बार फिर किसी नए विषय के साथ कुछ नए मेहमानों को लेकर आपके बीच आएंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।